मैं जब तक जीऊंगी इस देश और समाज की सेवा करूंगी, और जिस दिन मरूंगी तो मेरे खून का एक एक कतरा भारत को जीवित करेगा। ये बयान है इंदिरा गांधी का 30 अक्टूबर 1984 को उड़ीसा के अंदर एक चुनावी रैली में। और इस बयान के ठीक अगले दिन यानी कि 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की सुबह ठीक 9:30 बजे गोली मार के हत्या कर दी जाती है। क्या इंदिरा गांधी को अपनी मौत का पूर्वाभास था? जानकार कहते हैं कि इंदिरा गांधी हिस्टीरिया से पीड़ित थीं। उन्हें एक तरह की गलतफहमी या कुछ ऐसा संशय मन में था कि उन्हें अपनी मौत का आभास हो चुका था। तो आइए समझते हैं उन पहलुओं को कि आखिर इंदिरा गांधी क्यों अपने मौत की घड़ियां गिन रही थीं। खालिस्तान शब्द सुनते ही आज पूरे देश के साथ साथ पूरी दुनिया में एक विवाद और असहज स्थिति पैदा हो जाती है। क्या है ये खालिस्तान और इंदिरा गांधी की मौत से इसका क्या संबंध है? बस इसी विषय के ऊपर आज हम लोग प्रकाश डालेंगे और साथ ही साथ इसके बीच में चर्चा आएगी ऑपरेशन ब्लू स्टार की। कई सारी कड़ियां हैं जिन्हें एक एक करके जोड़ना पड़ेगा। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा क्योंकि आज की हमारी ये चर्चा काफ़ी लंबी होने वाली है और भारत के इतिहास के एक ऐसे काले अध्याय की चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं जो किताबों में कहीं गुम हो चुका है। सरकारी फाइलें या तो फाड़ दी गई हैं या तो जला दी गई हैं, लेकिन सच सिर्फ इतना है कि इतिहास को कभी बदला नहीं जा सकता। हाँ, इतिहास से सीखा जरूर जा सकता है। तो वो कौन सा इतिहास है जिसे आज इस देश से छुपाया गया है और चोरी छिपे ही सही आज भी इसके समर्थन में कहीं ना कहीं आवाजें उठती हैं। ये कहानी शुरू होती है भारत की आज़ादी के साथ, जब आज़ाद भारत का बंटवारा हुआ। भारत और पाकिस्तान नाम के दो नए मुल्क बने। साथ ही साथ उस जमाने का पंजाब जो कि 5 नदियों का संगम था, उसका भी बंटवारा हुआ। आधा पंजाब चला गया पाकिस्तान में और आधा पंजाब आ गया हिंदुस्तान में। लेकिन उस समय का जो पंजाब था उसमें पंजाब, आज का हरियाणा और आज का हिमाचल प्रदेश भी शामिल थे। और यहाँ पर रहने वाली बहुसंख्य आबादी को पंजाबी ही कहा जाता था। किसी को मिला हिंदुस्तान, किसी को मिला पाकिस्तान, लेकिन वो 2% सिख जो आज भी इस देश के लिए जीने और मरने के लिए तैयार हैं, उनको क्या मिला? उनको मिला पंजाब, वो भी आधा अधूरा, 2 राजधानियों के साथ। बस यही उनकी सबसे बड़ी समस्या थी। धर्म कोई भी हो, उस धर्म में अगर चरमपंथ आ गया, एक्सट्रीमिज्म आ गया, तो वो धर्म की हमेशा हानि करता है और यही हानि सिखिज्म की भी हुई। और इस हानि की कहानी शुरू होती है 1 नवंबर सन 1966 से। 1966 की वो सर्दियां शायद इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण सर्दियों में से एक हैं, जब भारत के पंजाब को फिर से एक बार तोड़ा गया और पंजाब के नाम पर हिमाचल प्रदेश एक अलग राज्य बना, हरियाणा एक अलग राज्य बना और आज का जो पंजाब है वो एक अलग राज्य बना। पंजाबियों की क्या मांग थी? कुछ नहीं, ग्रीन रिवॉल्यूशन आई थी, हरित क्रांति आई थी और पंजाब के बारे में कहा जाता था कि पंजाब की मिट्टी सोना उगलती है। अगर पंजाब की मिट्टी सोना उगलती है तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि इस पंजाब को उग्रवाद ने अपने जड़ों में समेट लिया? आखिर ऐसा क्या हुआ कि पंजाब के नाम पर आतंकवाद की चर्चा की जाने लगी? और आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक संत जर्नैल सिंह भिंडरेवाला आतंकवादी घोषित हो गया? कुछ लोग हैं आज भी इस देश में जो जर्नैल सिंह भिंडरेवाला को संत कहते हैं। अकाल तख्त साहिब तो जर्नैल सिंह को शहीद का दर्जा देते हैं, लेकिन सरकारी फाइलों में भिंडरेवाले एक आतंकवादी से ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो पंजाब के इस महान इतिहास में जहां पर राजा रणजीत सिंह का शासन रहा, ये भिंडरेवाला कहां से आ गया? तो बस इसी कहानी को हम लोग आज समझेंगे। पंजाब में सब कुछ अच्छा चल रहा था। हरित क्रांति पंजाब के अंदर भी आई। पंजाब अन्नदाता था, पंजाब के किसान पूरे देश का पेट भरते थे। पंजाब के बारे में ये कहावतें पूरे विश्व में फेमस थी कि पंजाब की मिट्टी सोना उगलती है।
भारत का सबसे अमीर राज्य था पंजाब, लेकिन चरमपंथ की आग 1966 के दौरान पंजाब में भड़की, जब अकाली दल ने हरमिंदर साहिब रेजोल्यूशन पास करने की ठानी। यह हरमिंदर साहिब संकल्प पत्र आखिर क्या था? हरमिंदर साहिब संकल्प पत्र को 1972 में मूर्त रूप दिया गया, लेकिन उससे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि हरमिंदर साहिब क्या है। गोल्डन टेम्पल, स्वर्ण मंदिर के बारे में कौन नहीं जानता? सिखों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल जो कि अमृतसर में स्थित है। गोल्डन टेम्पल जो कि एक प्रायंगण है, एक परिसर है, इस परिसर के अंदर भी कई सारे छोटे छोटे प्रायंगण हैं, जिनमें से जो मुख्य मंदिर है उसे हरमिंदर साहिब कहते हैं। सारी दुनिया वहां पे शीश नवाती है, गुरुओं की महिमा का बखान करता है हरमिंदर साहिब। अगर आप दूसरे कोने में जाएंगे तो वहां पे है अकाल तख्त। अकाल पंजाबी भाषा का शब्द है, गुरुमुखी में लिखते हैं अकाल, लेकिन इसका हिंदी में मतलब होता है अनंत, अनंत तख्त जो कभी बिगड़ नहीं सकता। एक रोज गुरु अर्जन देव ने कहा था औरंगजेब के लिए कि वो शख्स जो तुमसे पहले यहां पे तख्त नशीं था, उसे भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। इसलिए कभी भी अपने तख्त पर घमंड नहीं करना चाहिए, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए 16वीं सदी में बनवाया गया था वो अकाल तख्त, जो कि मंदिर प्रायंगण के एक कोने में है। दिल्ली में जो मुगलिया दरबार लगता था, उस मुगलिया दरबार से 1 फीट ऊंचा था अकाल तख्त, ताकि इस बात को प्रसारित किया जा सके कि जो खुदा का स्थान है वो बादशाह के स्थान से हमेशा ऊंचा रहेगा। और इसी अकाल तख्त के ऊपर बैठ करके सिख धर्म के सारे फैसले लिए जाते थे। आज भी इसी अकाल तख्त से सिख धर्म के सारे फैसले लिए जाते हैं। और यदि अकाल तख्त ने कोई बात कह दी तो वो ब्रह्म लकीर मानी जाएगी, वो पत्थर की लकीर मानी जाएगी। तो मुख्य तौर पर स्वर्ण मंदिर परिसर में 2 हिस्से हैं, एक है अमरिंदर साहिब और दूसरा है अकाल तख्त। अकाल तख्त पूरी तरीके से एक धार्मिक तख्त है, जिसका इतिहास मैंने अभी आपको बता दिया। 1966 में जब पंजाब अस्तित्व में आता है, 1 नवंबर 1960 को, उसके बाद पंजाब में शुरू होती है सिखों की राजनीति। हालांकि पंजाब में कांग्रेस की ही सरकार थी, लेकिन मुख्य विपक्षी दल था अकाली दल, और अकाली दल ने धीरे धीरे ही सही पंजाब में एक चरमपंथी सिखों की आवाज उठाई। और 1972 में इसी हरमिंदर साहिब में बैठ करके एक संकल्प पत्र पारित किया गया, जिसे हरमिंदर साहिब रिजोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। ये रिजोल्यूशन में करीब 12 से 13 पॉइंट्स थे, लेकिन इसमें से कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स जो आपको पता होने चाहिए, उनमें पहला पॉइंट था स्पेशल स्टेटस फॉर पंजाब। अगर पंजाब भारत का सबसे अमीर राज्य है, भारत का अन्नदाता है, तो पंजाब के पास एक स्पेशल स्टेटस होना चाहिए। और इस स्पेशल स्टेटस का मतलब था कि रक्षा, वित्त और विदेश, डिफेंस, फाइनेंस एंड फॉरेन, केवल ये 3 मामलों में पंजाब भारत सरकार के अधीन होगा। बाकी पंजाब विल बी द ऑटोनोमस स्टेट। क्या हिंदुस्तान के किसी एक राज्य के लिए यह पॉसिबल है? ये सरासर अनुच्छेद 1 का उल्लंघन है, लेकिन फिर भी रिजोल्यूशन में यह पॉइंट था। पॉइंट नंबर 2, पंजाब में राजभाषा केवल पंजाबी हो और दूसरी भाषा बोलने वाले पंजाब में ना रहें। पंजाब को सिख बाहुल्य राज्य का दर्जा दिया जाए और यहां पर केवल सिख रहेंगे। तीसरा रिजोल्यूशन था कि सतलज का पानी जो कि आधा हरियाणा को दिया जाता है, वो भी नहीं दिया जाएगा। सतलज के पूरे पानी का उपयोग पंजाब करेगा, क्योंकि हरित क्रांति का पिता है पंजाब। उसे अपने लिए पानी की बहुत सारी नीड है, वो किसी दूसरे राज्य के साथ पानी शेयर नहीं कर सकता। और इसी हरमिंदर साहिब रिजोल्यूशन के अगले जो विवादास्पद फैसले थे, उनमें अगला रिजोल्यूशन का पॉइंट था आर्टिकल नंबर 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान का अनुच्छेद 25, जो स्पष्ट रूप से कहता है कि रिलीजन इज द पर्सनल फेथ एंड बिलीफ इन इंडिया। हरमिंदर साहिब रिजोल्यूशन कहते हैं कि 25 नंबर आर्टिकल सिखों की परिभाषा को ठीक तरीके से परिभाषित नहीं करता।
क्योंकि भारत के संविधान के अनुसार सिख माइनॉरिटी हैं जो कि हिंदू धर्म से ही निकले हुए हैं। इसलिए जब हिंदू धर्म की परिभाषा भारत के संविधान में कहीं भी आती है तो उसमें सिख, बौद्ध और जैनों को भी शामिल किया जाता है। रिजोल्यूशन का पॉइंट कहता था कि सिखों को अलग स्टेटस चाहिए, हमें हिंदू शब्द नहीं चाहिए, हिंदू शब्द से नफरत है। इस तरीके के 14 रिजोल्यूशन जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि चरमपंथ क्या है, और अकाली दल इसी चरमपंथ की राजनीति का शिकार हुआ। लेकिन पंजाब में इस चरमपंथ की आग कब भड़की? जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी 1966 से ही। लेकिन 1977 में पंजाब में एक चरम युग का आगाज होता है और इसके लिए 2 घटनाएं जिम्मेदार हैं। पहली घटना इमरजेंसी के ठीक बाद इंदिरा गांधी का चुनाव हार जाना और कांग्रेस पार्टी का सत्ता से बाहर हो जाना, केंद्र में जनता दल की सरकार का बन जाना, और दूसरी तरफ पंजाब के अंदर दमदमी टकसाल का प्रमुख जत्थेदार 14वां जत्थेदार जरनैल सिंह भिंडरेवाले का बन जाना। ये 2 घटनाएं एक दूसरे से तकरीबन 1000 किलोमीटर की दूरी पर घट रही थीं, लेकिन शायद ही किसी को पता होगा कि भविष्य में ये दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाएंगी कि भारत का इतिहास हमेशा के लिए बदल जाएगा। 1977 में जब इमरजेंसी हटी तो पंजाब में कांग्रेस की ही सरकार थी, लेकिन दिल्ली में कांग्रेस की सरकार नहीं रही। और जब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार नहीं रही तो कांग्रेस को लगातार इस बात की चिंता होने लगी कि पंजाब में अपनी सरकार को बचाने के लिए, अपनी सरकार को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। और इसी बीच एक शख्स बहुत तेजी से उभर के सामने आ रहा था जिसका नाम था जरनैल सिंह भिंडरेवाले। ये जरनैल सिंह भिंडरेवाले कोई बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं थे, 4वीं 5वीं तक स्कूल गए थे, उसके बाद इन्होंने धार्मिक शिक्षा ली थी, सिख समुदाय की धार्मिक शिक्षा। और सिख समुदाय की धार्मिक शिक्षा लेने वाला व्यक्ति संत कहलाता है। तो सिखिज्म के अंदर आज भी एक बड़ी आबादी है जो जरनैल सिंह को संत जरनैल सिंह कहती है। भिंडरेवाले उस गांव का नाम है जहां पर इनकी धार्मिक शिक्षा हुई थी, जहां पर इन्होंने रिलीजियस एजुकेशन ली थी और फिर उसी संप्रदाय के हेड बन गए थे। तो इस तरीके से 1977 में इन्होंने उपाधि ले ली भिंडरेवाले की। नो डाउट जरनैल सिंह भिंडरेवाले सिखिज्म के एक बड़े स्कॉलर थे, ज्ञान का महासागर थे जरनैल सिंह, और इनको खुदा की नियामत भी थी, कुछ इन्हें गॉड गिफ्टेड नॉलेज भी थे। और उन्हीं सम के दम पर जरनैल सिंह पंजाब के एक प्रमुख धार्मिक नेता के रूप में उभरने लगे। जरनैल सिंह में 2 चारित्रिक विशेषताएं भी थीं। पहला था जरनैल सिंह का अक्खड़पन और दूसरा था जरनैल सिंह की वाणी में मधुरता की बजाय कटुता। इसलिए जो भी धार्मिक व्याख्यान भिंडरेवाले के द्वारा दिए जाते थे वो लोगों के दिल तक पहुंचे ना पहुंचे, दिमाग तक जरूर पहुंचते थे। और पंजाब में एक दौर ऐसा भी आया जब संत जरनैल सिंह के नाम पर लाखों की भीड़ जमा होने लगी। संत जरनैल सिंह के नाम पर कोई भी मरने मारने को तैयार हो जाता था, और संत जरनैल सिंह के ऑडियो रिकॉर्ड कैसेट्स बिकते थे जो कि सुदूर गांवों में सुने जाते थे। गांवों में पंजाब के जरनैल सिंह की बेहद लोकप्रियता थी। जरनैल सिंह की ये उभरती हुई लोकप्रियता पंजाब में कहीं ना कहीं राजनीतिक माहौल को बदल रही थी, और दूसरी तरफ दिल्ली में एक मौका तलाशा जा रहा था ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा। ज्ञानी जैल सिंह जो आगे चल के भारत के राष्ट्रपति भी बने, इंदिरा गांधी के काफी खास और सिपह सलाहकार थे। इंदिरा गांधी ने ज्ञानी जैल सिंह को अपने बेटे संजय गांधी के साथ भेजा और कहा कि पता कीजिए कि पंजाब में क्या चल रहा है। ऐसा कहा जाता है कि ज्ञानी जैल सिंह की सलाह पर संजय गांधी ने जरनैल सिंह भिंडरेवाले को दिल्ली मिलने के लिए बुलाया।
प्रधानमंत्री आवास पर बैठकें हुई, जर्नैल सिंह के साथ डिनर किया गया, इंटरव्यू लिया गया और संजय गांधी बेहद प्रभावित हुए। कहीं ना कहीं कांग्रेस ये चाहती थी कि अगर जर्नैल सिंह भिंडरावाले को अपने साथ मिला लिया जाए, कांग्रेस के साथ ले लिया जाए, तो अकाली दल में फूट पड़ सकती है और पंजाब के सिख वोट स्प्लिट हो सकते हैं। और अगर पंजाब के सिख वोट बटे तो पंजाब इस समय धार्मिक उन्माद का शिकार है, धार्मिक कट्टरता का शिकार है, और ये सारे के सारे वोट जर्नैल सिंह के फेवर में गिरेंगे और जर्नैल सिंह जिसके फेवर में होंगे उसके फेवर में गिरेंगे। बस फिर क्या था, जर्नैल सिंह को थोड़ा सा फाइनेंशियल सपोर्ट दिया गया, जर्नैल सिंह को थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट दिया गया और कांग्रेस की गाड़ी चल पड़ी। 1980 के चुनाव में कांग्रेस ने वापसी करी, पंजाब में अकाली दल की हार हुई, भिंडरावाला की सहायता से कह लीजिए या भिंडरावाले के प्रभाव की वजह से कह लीजिए, कांग्रेस सत्ता में बनी रही। अकाली दल जब चुनाव हारा तो वापस से अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन को तलाशने के लिए इन्होंने हरमिंदर साहिब रिजोल्यूशन का मुद्दा उठा दिया, और हरमिंदर साहिब रिजोल्यूशन का मुद्दा उठाने से हुआ ये कि भिंडरावाले और अकाली दल करीब आ गए। कांग्रेस का दांव उल्टा पड़ गया और कांग्रेस जो नहीं चाहती थी वो होने लगा। यहां पे इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा कि जिस भिंडरावाला की मदद से कांग्रेस ने अकाली दल को सत्ता से बाहर किया था पंजाब में, अब वही अकाली दल भिंडरावाला के साथ क्यों आ गया? इसका रीजन स्पष्ट है, चरमपंथ। सिखिज्म के अंदर दो मुख्य संप्रदाय हैं, पहले हैं अमृतधारी सिख और दूसरे हैं बिना अमृतधारी सिख। अमृतधारी सिखों का मतलब होता है वे सिख जिन्होंने गुरु गोबिंद सिंह के द्वारा बनाए गए अमृत को चखा था और आज भी उसी अमृत के जैसे एक अमृत को चखते हैं और कट्टरता पे विश्वास करते हैं, खालसा पंथ पे विश्वास करते हैं, और सबसे मुख्य चीज जिन पर उनका विश्वास है वो है गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब सिखों के 11वें नहीं, हमेशा के लिए गुरु हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा था कि उनके बाद अब कोई 11वां गुरु नहीं होगा, और इसीलिए सिखों की जो मान्यता है वो अब गुरु ग्रंथ साहिब में है। लेकिन इसके विपरीत जो नामधारी सिख हैं, जिनको अभी मैंने बिना अमृतधारी सिख भी कहा, ये नामधारी सिख अभी भी संत परंपरा पर विश्वास करते हैं। तो सिख कम्युनिटी में इन दोनों को लेकर के क्लैशेस रहते हैं। पहला क्लैश अमृतधारी सिखों के बीच में और दूसरा क्लैश नामधारी सिखों के बीच में। अब इतनी बात तो आपको समझ में आ ही गई होगी कि हरमिंदर साहिब रिजोल्यूशन को सपोर्ट कौन करेगा। सपोर्ट करेंगे अमृतधारी सिख, क्योंकि वो चरमपंथी हैं, वो एक्सट्रीमिस्ट हैं। नामधारी सिख भी उसको सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़े से मॉडरेट हैं, वो थोड़े से लिबरल हैं और सरकार को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। भिंडरावाले के बारे में मैंने आपको बताया कि वो पहले से चरमपंथी संत है। अकाली दल अगर अपनी पुरानी फिलॉसफी पे वापस जाता है तो निश्चित तौर पे अकाली दल और भिंडरावाले में अगेन पैचअप हो जाएगा, और मुश्किल में कौन पड़ेगी? कांग्रेस। बस फिर क्या था, 1980 से पंजाब के अंदर ये खून खराबे का दौर शुरू हुआ, जिसका अंत बहुत विचित्र है, जिसका अंत बहुत कष्टकारी है। और इस खून खराबे के दौर की जो शुरुआत होती है, उस शुरुआत में सिखों के अंदर ही नामधारी और अमृतधारियों में संघर्ष हुआ, जिसमें 13 अमृतधारी मारे गए। बदला लिया गया नामधारियों के बाबा गुरबचन सिंह की हत्या करके। 80 के चुनाव के बाद 81 में पूरे देश में जनगणना हुई। सेंसस में जब पंजाब की गली गली में जनगणना के कार्यकर्ता जा रहे थे और लोगों से उनकी मातृभाषा पूछ रहे थे, तो जो पंजाबी थे वो पंजाबी बता रहे थे और जो हिंदू थे वो भी पंजाबी बता रहे थे, क्योंकि वो पंजाब में रहते थे, पंजाबी अच्छी तरीके से जानते और बोलते थे।
लेकिन इसी बीच पंजाब में सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला हिंदी अखबार, जिसका नाम था पंजाब केसरी, इसके संपादक ने अपने अखबार में लिखा कि पंजाब में रहने वाले हिंदू अपनी मातृभाषा हिंदी बताएं। इस बात को लेकर भी विवाद हुआ और पंजाब केसरी के प्रबंध निदेशक की हत्या कर दी गई। और इस तरीके से पंजाब में खून खराबे और चरमपंथ के दौर की शुरुआत हो गई। अगर अपनी कहानी को 10 साल पीछे और ले जाऊं तो 1971 में पूर्वी पाकिस्तान को तोड़ करके बांग्लादेश भी बनाया गया था। और पाकिस्तान को इस बात की भी टीस थी, सरहद पार बैठी आईएसआई और पाकिस्तान के हुक्मरानों ने यह देखा कि इंडिया के पंजाब में अनस्टेबिलिटी का दौर है, यहां पे चरमपंथी सिखिज्म उधर हो रहा है, तो वहां से इनको सपोर्ट मिलना शुरू हो गया। और ऐसा कहा जाता है कि आईएसआई ने भिंडरेवाले और उनके समर्थकों को हथियार भी उपलब्ध करवा दिए। और ये हथियार कोई सामान्य हथियार नहीं थे, इनमें AK-47 से लेके एंटी टैंक रॉकेट लॉन्चर तक शामिल थे। स्थिति संभल नहीं रही थी। स्थिति को ना संभलता देख करके श्रीमती इंदिरा गांधी ने पंजाब में आपातकाल लगा दिया और इस आपातकाल के दौरान पंजाब के डीआईजी की अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में हत्या कर दी गई। इतने बड़े स्तर पर हत्या, कभी बस रोकी जा रही है और उसमें से हिंदुओं को चुन चुन करके गोली मारी जा रही है, कभी हिंदुओं के घरों को जलाया जा रहा है, कभी हिंदुओं के परिवारों में घुस करके उनके बीवी बच्चों के सामने हिंदुओं को कत्ल किया जा रहा है। सिर्फ किस नाम पर? हरमिंदर सिंह साहिब रिजोल्यूशन के नाम पर, कि पंजाब को स्पेशल स्टेटस होना चाहिए, पंजाब को स्पेशल ऑटोनॉमी होनी चाहिए, हमारी मातृभाषा पंजाबी होनी चाहिए। ये सारा जो एक्सट्रीमिज्म है ये पंजाब की फसलों को बर्बाद कर रहा था, पंजाब की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर रहा था और कहीं ना कहीं पूरे देश की संस्कृति को भी बर्बाद कर रहा था। इंदिरा गांधी असमंजस में थी और अब कहीं ना कहीं उनको इस बात का आभास हो चुका था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ज्ञानी जैल सिंह से जो कभी मैंने गुजारिश करी थी कि पंजाब से उन्हीं के बीच का एक आदमी चुनो जो हमारे काम आए, वो गलती थी। भिंडरेवाले को चुनना एक गलती थी। अगर गलती थी भी तो अब इस गलती का कोई भी भरपाई नहीं की जा सकती, क्योंकि भिंडरेवाला पंजाब की सबसे बड़ी शक्ति बन के उभर चुका था, अकाली दल से हाथ मिलाया जा चुका था। इसी बीच पंजाब की सिंपैथी को पाने के लिए इंदिरा गांधी ने ज्ञानी जैल सिंह को भारत का राष्ट्रपति बना दिया। ज्ञानी जैल सिंह उस समय भारत के गृह मंत्री थे। 82 की सर्दियों में ज्ञानी जैल सिंह भारत के राष्ट्रपति बने, फिर भी पंजाब की स्थिति नहीं सुधरी और पंजाब की स्थिति ना सुधरने के बाद जरनैल सिंह भिंडरेवाले ने अमृतसर के अंदर जो गोल्डन टेम्पल है, हरमिंदर सिंह साहिब है, उसको अपना हेडक्वार्टर्स बना लिया और यहां से मांग उठी खालिस्तान की। खालिस्तान क्या है, ये इस पूरी कहानी के दौरान आपको कहीं ना कहीं समझ में आ रहा होगा। खुले तौर पर खालिस्तान का नाम पहली बार 1982 की सर्दियों और 1983 में लिया गया और सीधी तरीके से कह दिया गया कि जैसे हिंदुओं के लिए देश है हिंदुस्तान, जैसे मुसलमानों के लिए देश है पाकिस्तान, वैसे सिखों के लिए देश होना चाहिए खालिस्तान। लेकिन ये खालिस्तान होगा कहां? खालिस्तान का प्रपोज्ड मैप कहां पर है? खालिस्तान का फ्लैग क्या है? ये सारी चर्चाओं के बीच बताया गया कि वर्तमान पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश भारत में और जो पाकिस्तान का पंजाब है पाकिस्तान में, इस पूरे एरिया को मिलाकर के बनेगा खालिस्तान। लेकिन क्या खालिस्तान की कल्पना वास्तविक है? इसको कभी धरातल पे उतारा जा सकता है? इसका जवाब सभी को पता था, ना, नहीं हो सकता ऐसा। लेकिन भिंडरेवाले अपनी जिद पर अड़े थे। संत की छवि, सिखिज्म के बहुत बड़े स्कॉलर, लाखों की आबादी उनके पीछे चल रही है और उन्होंने गोल्डन टेम्पल के अंदर जा करके उसको अपना हेडक्वार्टर बनाया और अकाल तख्त पे कब्जा कर लिया। अकाल तख्त पे कब्जा करना भिंडरेवाले की गलती थी, क्योंकि अकाल तख्त का मतलब है खुदा का तख्त। वो तख्ते ताऊस से ऊंचा बनवाया गया था।
अकाल तख्त पे यदि कोई व्यक्ति बैठ जाएगा तो इसका सीधा सा अर्थ हो जाएगा कि वो व्यक्ति खुदा के बराबर है, वो व्यक्ति भगवान गॉड अल्लाह के बराबर है। और ऐसा व्यक्ति वहां से बैठ करके जो भी फरमान सुनाएगा, जो भी निर्देश देगा, वो सभी के लिए मानना मैंडेटरी है। तो कहीं ना कहीं गुरुद्वारा प्रबंधक समिति और अकाल तख्त के बीच में क्लैशेस भी हुए, और इन क्लैशेस का परिणाम ये हुआ कि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के अध्यक्ष को स्वर्ण मंदिर के अंदर दौड़ाकर गोली मार दी गई भिंडरेवाला के समर्थकों के द्वारा। सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी है, उसे समझ में नहीं आ रहा कि इस समस्या से कैसे निजात पाई जाए। मांग सीधी सी है कि अमृतसर के गोंडल टेम्पल के अंदर बैठ गए, खालिस्तान का आप क्या कर रहे हैं, सीधे से बता दीजिए। सरकार ने सुलह की तमाम कोशिशें करी, अनेक प्रस्ताव भिजवाए। पीवी नरसिम्हा राव उस समय विदेश मंत्री थे, उनकी अध्यक्षता में एक आयोग तक बनाने की बात हुई और कहा गया कि हम पंजाब को स्पेशल स्टेटस देने के बारे में विचार कर रहे हैं, बस आयोग की रिपोर्ट का इंतजार है। लेकिन भिंडरेवाला सिरफिरा आदमी, वो किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं। उसका सीधा सा कहना था कि यहाँ पे मेरा हुक्म चलता है, और भिंडरेवाले के सैकड़ों समर्थक अमृतसर आने लगे, अमृतसर में डेरा डालने लगे। गोल्डन टेम्पल को, स्वर्ण मंदिर को, हरमिंदर साहिब को, तख्त और अकाल तख्त को पूरी तरीके से हाईजैक कर लिया, और यहाँ पे हजारों की संख्या में बंदूकधारी इकट्ठा हो गए। इन बंदूकधारियों में औरतें और बच्चों से लेकर नौजवान और बूढ़े तक शामिल थे, जो सिर्फ एक आवाज पे दौड़े चले आए थे, और वो आवाज थी जर्नैल सिंह भिंडरेवाले की आवाज। पूरा पंजाब तहस नहस हो चुका था, अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी थी, लोगों के पास खाने के लिए नहीं था, रोजगार नहीं था। यहां तक ऐलान अकाल तख्त से कर दिया गया कि जितने गैर सिख हैं वो पंजाब छोड़कर भाग जाएं, और हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहने वाले जो सिख हैं वो पंजाब आ जाएं। बस फिर क्या था, देश के कोने कोने से अमृतसर में बसें भर भर के आने लगी जिनमें सिख बैठे थे। सरकार ने बसों को बंद किया, पूरे अमृतसर की टेलीफोन लाइनें काटी गई, लेकिन स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही है। जब तत्कालीन विदेश मंत्री पीवी नरसिम्हा राव से सलाह ली गई, तब उन्होंने बताया कि द मूवमेंट हेडेड बाय द जर्नैल सिंह भिंडरेवाला इज सपोर्टेड बाय कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस। क्या कीजिएगा, दुनिया भर में जो बैठे हुए हैं सिख अलग अलग देशों में, जिनके पास पैसा है बहुत सारा, वो डोनेशन दे रहे हैं, और वो डोनेशन देके इस बात की वकालत कर रहे हैं कि ठीक है, आप खालिस्तान की मांग को आगे बढ़ाइए, हम आपके साथ हैं, आपको पैसे की कमी नहीं आएगी। इसी बीच जर्नैल सिंह का एक इंटरव्यू होता है, और ये इंटरव्यू मई के महीने में 28, मुझे डेट ठीक से याद नहीं है, 28 या 29 मई को होता है, और ये जर्नैल सिंह का आखिरी इंटरव्यू था। इस इंटरव्यू में जर्नैल सिंह ये कहता है सीधे तौर पर, जब उससे पूछा गया कि आप इतने बड़े देश के साथ झगड़ा कर रहे हैं, इतनी बड़ी सेना के साथ झगड़ा कर रहे हैं, आपको पता है कि आप कभी नहीं जीत पाएंगे? तो जर्नैल सिंह ने पंजाबी में कहा कि बस हरमिंदर साहिब के पीछे ये जो खेत देख रहे हो, इन खेतों को पार करके 10 किलोमीटर दूर पाकिस्तान का बॉर्डर है, हम सब वहां जाएंगे भाग करके, और वहां से गुरिल्ला वॉर शुरू करेंगे, यानी कि सिविल वॉर शुरू करेंगे। जब उससे पूछा गया कि क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगी, तब वो कहता है यस, हमारी पूरी बात वहां पर हो चुकी है। तो यहां से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि पंजाब में जो भी अराजकता चल रही है, जो भी खालिस्तानी मूवमेंट चल रहा है, इज सपोर्टेड बाय पाकिस्तान एंड ISI, क्योंकि वो दंश जो पाकिस्तान ने झेला है वो हम भी झेलें, ऐसी कोशिश तो पाकिस्तान करेगा ही। गोल्डन टेम्पल को खाली कराने की सारी कोशिशें व्यर्थ गईं, और जब कहीं कुछ समझ में नहीं आया, तब इंदिरा गांधी ने 1 जून 1984 को ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च किया। ऑपरेशन ब्लू स्टार में सेना के तकरीबन 3000 जवानों ने अमृतसर को घेर लिया, और इन जवानों का नेतृत्व कर रहे थे मेजर जनरल कुलदीप सिंह बरार। ये वही कुलदीप सिंह बरार हैं जो खुद भी एक सिख हैं और पंजाब को 71 के युद्ध में धूल चटाई है।
लेकिन सेना के संस्कार ऐसे नहीं है कि वो सिखिज्म या हिंदुइज्म को माने। सेना सिर्फ राष्ट्र को मानती है और सरकार के फैसलों का सम्मान करते हुए उसका पालन करती है। 1 जून को सेना ने घेरा डाला, भिंडरेवाले से बातचीत की कोशिशें करी गई लेकिन सारी की सारी व्यर्थ थीं। और इसी बीच देखा गया कि हरमिंदर साहिब का जो टॉम्ब है, जो गुंबद है, उसको पत्थरों से चुना जा रहा है और बीच बीच में से सिर्फ गोलियां, बंदूकें निकालने की जगह छोड़ी जा रही है ताकि हमला किया जा सके। 2 जून की रात से गोलाबारी शुरू हो गई। सेना अब भी गोलाबारी नहीं कर रही थी। सेना के जवान सिर्फ गोलियां खा रहे थे और मर रहे थे। कोशिश सिर्फ यही थी कि वहां पे खून खराबा ना हो। और इन्हीं सारी चीजों के बीच में देश भर के सिख भी सड़कों पर उतर आए थे। सिखों की एक बड़ी कौम ऐसी थी जो हिंदुस्तान की सरकार के साथ खड़ी थी और जिसका कहना था कि हमें खालिस्तान से कोई मतलब नहीं है। सिखी कौम ने हमेशा सुरक्षा करी है लोगों की, हमेशा अपने दायित्वों को निभाया है, इसलिए खालिस्तान जैसा कोई कॉन्सेप्ट उनके लिए कभी नहीं था। ये मुट्ठी भर चरमपंथी थे जिनको खालिस्तान चाहिए था। लेकिन बाकी के जो सारे सिख थे उनका सिर्फ इतना सा कहना था कि हरमिंदर सिंह साहिब में या गोल्डन टेम्पल के अंदर खून खराबा ना हो। वो हमारा एक पवित्र स्थल है, वहाँ पे खून बहेगा तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं होगी। लगातार गोलियां चल रही थी, सेना गोली खा रही थी। सेना के जवानों ने अंदर जाने की कोशिश करी बिना जूतों के, तो तेजाब के कैन वहां से फेंक दिए गए और जले हुए पांवों से सेना ने अंदर प्रवेश किया। अकाल तख्त पे कोई गोली नहीं चलाएगा, हरमिंदर सिंह साहिब पे कोई गोली नहीं चलाएगा, सेना को ऐसा निर्देश था और किसी भी जवान ने वहां पे गोली नहीं चलाई। जो भी गोलियां हरमिंदर साहिब को या अकाल तख्त को लग रही थीं वो सिर्फ खालिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा चलाई गई गोलियां थीं, जिन्होंने अपने मजहब की गद्दी पे बैठ के रक्तपात किया, अकाल तख्त के ऊपर बैठ करके गोलियां चलाई। ये सिखिज्म नहीं हो सकता। सिखिज्म वो जो दूसरे की सुरक्षा के लिए अपनी जान दे दे। सिखिज्म वो जो दूसरों की सुरक्षा के लिए हमेशा जीते हैं। सिख का मतलब क्या है? सिख का सीधा सा मतलब है जो युद्ध की शिक्षा, जो युद्ध की सीख देने के लिए मैदान में उतरे, वही तो सिख हैं। लेकिन यहां पे कुछ और हो रहा था। 5 जून की रात जब कहीं से कोई काम नहीं चला, कोई बात नहीं बनी, तब सेना ने टैंक बुलाने का निश्चय किया और विजयंत टैंक बुलाए गए 3। गोल्डन टेम्पल में टैंक दाखिल हुए और टैंकों ने गोले दागे गए अकाल तख्त पर। अकाल तख्त लगभग नेस्तो नाबूद हो गया। 5 और 6 जून की रात भीषण गोलाबारी हुई और सुबह तक यह स्पष्ट हो गया कि जर्नैल सिंह भिंडरेवाला मारा गया। जर्नैल सिंह भिंडरेवाले के शव की शिनाख्त उसके भाई ने की, कुछ और लोगों ने भी की और इस तरीके से 7 जून तक आते आते ऑपरेशन ब्लू स्टार पूरा हो गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार पूरा होने के बाद सेना के जो आधिकारिक आंकड़े हैं उनके अनुसार 67 सेना के जवान मारे गए, 248 घायल हुए और 493 विद्रोही मारे गए, चरमपंथी मारे गए, आतंकवादी मारे गए जिन्होंने मंदिर को हाईजैक कर रखा था। लेकिन गुरुद्वारा प्रबंधन समिति इस आंकड़े को नहीं मानती है और आज भी ऐसा माना जाता है कि इस पूरे ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान तकरीबन 2000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। अब सच्चाई जो भी हो वो इतिहास में दफन हो चुकी है। ऑपरेशन ब्लू स्टार खत्म होने के बाद सरकार ने कई बार कोशिश करी कि वो हरमिंदर साहिब का पुनर्निर्माण करवाए, अकाल तख्त का पुनर्निर्माण करवाए, लेकिन शिरोमणि अकाली दल हो या गुरुद्वारा प्रबंधन समिति हो, इन लोगों ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया और उसका पुनर्निर्माण भी खुद करवाया। जो तख्त है अकाल तख्त, वहां से एक मैसेज भी बाद में दिया गया और जर्नैल सिंह भिंडरेवाले को शहीद का दर्जा दिया गया। और यह बात आज भी विवादास्पद है कि जर्नैल सिंह भिंडरेवाले जैसे चरमपंथी व्यक्ति को शहीद का दर्जा क्यों दिया गया। इसमें कोई शक नहीं कि जर्नैल सिंह सिखिज्म के एक बहुत बड़े स्कॉलर थे, संत थे, शिक्षा दीक्षा में माहिर थे और सिखों को उन्होंने हमेशा सही रास्ता दिखाया। लेकिन कुछ डिस्प्यूटेड पॉइंट्स हैं जो आपको गलत रास्ते पे ले जाते हैं और वो रास्ता आतंकवाद की तरफ मुड़ जाता है। ये अच्छी बात नहीं थी।
ऑपरेशन ब्लू स्टार ज्ञानी जैल सिंह को बिना सूचना दिए लॉन्च हुआ था। बाद में ज्ञानी जैल सिंह ने इंदिरा गांधी से अपनी नाराजगी भी जताई थी कि बिना मुझे सूचना दिए ऑपरेशन क्यों लॉन्च किया गया। लेकिन इंदिरा गांधी के ऊपर इस बात का कोई फर्क नहीं था, क्योंकि शायद ज्ञानी जैल सिंह अब अपना विश्वास इंदिरा गांधी के प्रति खो चुके थे। और ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद दुनिया भर के सिख सड़कों पर उतर आए और कांग्रेस का विरोध करने लगे। विरोध दो बातों का। पहली बात यह कि संत जरनैल सिंह की हत्या हुई, और दूसरी बात यह कि हरमिंदर साहिब के अंदर गोलियां चली। कांग्रेस की सिख विरोधी छवि पूरी दुनिया में प्रस्तुत करी गई, और इन्हीं सबके बीच एक बड़ी घटना भी घटने वाली थी जिसका आभास शायद इंदिरा गांधी को हो रहा था, और वो घटना थी इंदिरा गांधी की जान को खतरा। इंटेलिजेंस ब्यूरो और तमाम सारी जांच एजेंसियों की रिपोर्ट्स में ये बात सामने आ चुकी थी कि इंदिरा गांधी की जान को खतरा है। कई सारे सिख चरमपंथी संगठन हैं जो इंदिरा गांधी की हत्या की साजिश कर रहे हैं, क्योंकि ऑपरेशन ब्लू स्टार, जिसे कि नहीं होना चाहिए था, बात को किसी दूसरी तरीके से भी सुलझाया जा सकता था, इसकी जिम्मेदार श्रीमती इंदिरा गांधी है। इंदिरा गांधी के सुरक्षा अधिकारियों ने इंदिरा गांधी की सुरक्षा में लगे सभी सिख अंगरक्षकों को हटा दिया, और जब ये बात इंदिरा गांधी को पता चली तो उन्होंने देर रात एक मीटिंग बुलाई और अपने सभी अधिकारियों को ये निर्देश दिया कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है और मैं इस राष्ट्र की प्रधानमंत्री हूँ। प्रधानमंत्री होने के नाते सभी धर्मों का सम्मान मेरे लिए जरूरी है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो। यदि वो मेरी सुरक्षा में है तो उसे हटाया नहीं जाना चाहिए। और जिन सिख सुरक्षा कर्मियों को हटाए जाने की बात हो रही थी, वो इंदिरा गांधी के दो बड़े खास अंगरक्षक थे, जिनका नाम था बेअंत सिंह और सतवंत सिंह। दिल्ली पुलिस के ये दोनों जवान इंदिरा गांधी इन्हें अपने बच्चे के जैसा मानती और प्यार करती थी, और ब्लाइंड फेथ था, अंध भरोसा था इन दोनों के ऊपर। इन दोनों की ड्यूटी दोबारा बहाल करी गई और इंदिरा गांधी की सुरक्षा में ये तैनात हो गए, लेकिन खुफिया रिपोर्ट्स लगातार आती रही। कहते हैं कि 25 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी ने अपनी एक सहेली को बुलाया और बहुत रोई। उन्हें जीवन में कभी सुख नहीं मिला था। उन्हें आयरन लेडी शायद इसीलिए कहा जाता था क्योंकि उन्होंने जिंदगी में हमेशा कांटों भरे ताज को ही अपने सर पर पहना था। वो छुट्टियां बिताना चाहती थी अपने नवासी यानी कि राहुल गांधी और प्रियंका के साथ, और 26 अक्टूबर को कश्मीर चली गई। 2 दिन बाद जब लौटी, दिल्ली आई तो उड़ीसा में चुनावी रैली थी। सीधा रैली को संबोधित किया और जो लाइन मैंने आपको सबसे पहले कही थी उसी लाइन को दोहराया कि मेरा पूरा जीवन इस देश की सेवा में बीता और आगे भी बीतेगा, और अगर मैं मरी, अगर मेरी हत्या हुई तो मेरे खून का एक एक कतरा भारत को जीवित करेगा। 30 अक्टूबर की यह घटना है, और 31 अक्टूबर को दिल्ली में जो हुआ उस पर कोई विश्वास नहीं कर पाया। इंदिरा गांधी ठीक 7:30 बजे अपने ऑफिस के लिए तैयार हुई, और उस दिन उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी क्योंकि बीबीसी लंदन का एक इंटरव्यू उनको देना था सुबह ठीक 12 बजे। सुरक्षा अधिकारियों ने उन्हें बताया कि आपको बुलेट प्रूफ जैकेट पहन लेनी चाहिए। इंदिरा गांधी ने कहा कि आज मेरा इंटरव्यू है, बुलेट प्रूफ जैकेट पहनती हूँ तो कुछ मोटी नजर आती हूँ, दोपहर को पहन लूंगी। उस जमाने में प्रधानमंत्री आवास और प्रधानमंत्री कार्यालय एक ही प्रांगण के अंदर आमने सामने हुआ करते थे, और बीच में एक पतला गलियारा होता था जिसे पैदल ही पार करके इंदिरा गांधी अपने ऑफिस जाती थी। जैसे ही वो अपने ऑफिस के लिए पैदल चली तो सामने बेअंत सिंह और सतवंत सिंह दोनों खड़े थे। दोनों ने इंदिरा गांधी को गुड मॉर्निंग बोला, और इंदिरा गांधी ने उनका हालचाल पूछा और आगे बढ़ गई। तभी बेअंत सिंह ने अपनी कार्बाइन का मुंह खोला और इंदिरा गांधी को गोली मार दी। यह घटना सुबह 9:29 की है। इंदिरा गांधी के सुरक्षाकर्मी अगल बगल शॉक्ड रह गए कि यह क्या हो रहा है, और जब बेअंत सिंह ने फायर ओपन किया तो सतवंत सिंह ने भी फायर खोल दिया, और इंदिरा गांधी को कुल 29 गोलियां मारी गई। आयरन लेडी
प्रियदर्शनी, जिसने एक पूरे देश को जन्म दिया, पूरे देश की लोकप्रिय नेता, एक वृक्ष जैसे कट के धराशायी होता है वैसे जमीन पर गिर गई। आनन फानन में इंदिरा गांधी को एम्स ले जाया गया और करीब 2 दर्जन से ज्यादा ऑपरेशन दोपहर को 12 बजे तक किए गए, लेकिन इंदिरा गांधी को बचाया नहीं जा सका। 3 बजे तक यह बात डिक्लेयर कर दी गई कि प्रधानमंत्री अब हमारे बीच नहीं रही। यह खबर सबसे पहले बीबीसी लंदन में प्रसारित हुई थी, क्योंकि वही टीम इंदिरा गांधी का इंटरव्यू लेने के लिए उस दिन आई हुई थी। रात को 8 बजे जब रेडियो में समाचार आया, जब दूरदर्शन में समाचार आया, तब इस देश को पता चला कि उन्होंने अपने प्रिय प्रधानमंत्री को खो दिया है। और इंदिरा गांधी की यह हत्या उन्हीं के सिख अंगरक्षकों ने की है। जैसे ही यह बात मीडिया में आई कि इंदिरा गांधी की हत्या उनके सिख अंगरक्षकों ने की है, पूरा देश आग बबूला हो गया और सिखों के खिलाफ इस देश में एक माहौल बनने लगा। 1 नवंबर को इंदिरा गांधी की अंत्येष्टि हुई और 1 नवंबर की रात को ही देश भर में सिखों के खिलाफ दंगे शुरू हो गए। दंगे इस बात को लेकर कि सिखों ने इंदिरा गांधी की हत्या करी है, और दंगों का केंद्र बने दिल्ली और कानपुर। 1 नवंबर और 2 नवंबर 2 दिन ये दंगे हुए और इन 2 दिनों में लगभग 4000 सिखों को मार दिया गया और 2 शहरों में बर्बरता हुई। बहुत बुरे हालात थे। 93 साल के एक सिख को दिल्ली के चांदनी चौक पर गले में टायर डाल के जलाया गया, जो दृश्य आज भी मेरे जहन से नहीं छूटता। हाथ पांव तोड़ने के बाद जिंदा पेट्रोल या मिट्टी का तेल डाल के जला दिया गया था उनकी जो बेगुनाह थे, जिन्होंने कुछ नहीं किया था। लेकिन ये सब जो हो रहा है 1966 से लेकर आज 1984 का 2 नवंबर आ चुका है, इस देश में स्टेबिलिटी नहीं आ पाई है, पंजाब में स्टेबिलिटी नहीं आ पाई है। इमरजेंसी लगी पड़ी है स्टेट में। 2 नवंबर को इंदिरा गांधी की मेमोरियल सर्विस होती है दिल्ली में। राजीव गांधी भाषण देने के लिए खड़े होते हैं और उन्हें अपने भाषण में इस बात की अपील करनी चाहिए थी कि दंगों को रोका जाए। अपील करने की बजाय वो कहते हैं कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो भूकंप आता है। बड़ा पेड़ कौन? इंदिरा गांधी। भूकंप का क्या मतलब था? सिख विरोधी दंगे और भड़क गए। आनन फानन में राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ले तो ली थी, लेकिन शायद वो उस पद की गरिमा को नहीं समझ पाए थे। कांग्रेस के जिन बड़े नेताओं पर सिख विरोधी दंगों के आरोप लगे, उन पर मुकदमे आज भी चल रहे हैं। दिल्ली में इंदिरा पुनर्वास कॉलोनी तो बना दी गई है, उन लोगों को घर मकान तो मिल गए हैं जो इन दंगों में बेघर हो गए थे, लेकिन न्याय की उम्मीद अभी भी वो अपनी आंखों में पाले हुए हैं। इन सारी कहानियों के बीच पंजाब में आपातकाल अभी भी चल रहा है। लगा कब था? 1980 में। और आप शायद विश्वास न कर पाए कि करीब 14 साल पंजाब में आपातकाल रहा। 1994 में जाके पंजाब से इमरजेंसी हटती है और वहां पे आम चुनाव होते हैं और कांग्रेस की ही सरकार बनती है। अनफॉर्चुनेटली मुख्यमंत्री की गोली मार के हत्या कर दी जाती है। तो क्या पंजाब की समस्या का समाधान हो गया था? नहीं। क्या खालिस्तान की समस्या का समाधान हो गया था? नहीं। क्या पंजाब के स्पेशल स्टेटस या हरमिंदर साहिब रिजोल्यूशन को मान लिया गया था? नहीं। लेकिन वो दौर गुजर चुका है, बुरा दौर था। आज भी जब कभी कोई मूवमेंट होता है या सरकार विरोधी कोई बात होती है तो आप देखते होंगे खालिस्तान के झंडे लहराए जाते हैं। क्यों? शायद ये वही असंतुष्ट लोग हैं जो फिर से निकल के आ रहे हैं। आप सिख हैं, आप अमृतधारी हो सकते हैं, आप नामधारी हो सकते हैं, लेकिन आप सिख हैं। जाति व्यवस्था अच्छी चीज नहीं है। गुरु गोविंद सिंह ने भी जाति व्यवस्था को कभी भी मान्यता नहीं दी। गुरुओं की महिमा तो अपरंपार है। जिस चीज को लेके चरमपंथ इस देश में आया, पंजाब की प्रॉब्लम उस देश में आई, उसकी जिम्मेदार पूरी तरीके से कांग्रेस है।
इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता। इंदिरा गांधी शायद बहुत योग्य महिला थी, लेकिन इंदिरा गांधी शायद पंजाब की समस्या को या तो समझ नहीं पाई या तो गंभीरता से नहीं लिया। अगर पंजाब की समस्या को गंभीरता से लिया गया होता और बातचीत की मेज पर बैठ के उसको सुलझाया गया होता तो आज भी पंजाब भारत का सबसे अमीर राज्य होता और आज भी पंजाब की मिट्टी सोना उगल रही होती। तो इसलिए इन सारी चीजों के अलावा हमें ध्यान किस चीज का रखना है? एक सेकुलर नेशन, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र जहां पे सभी धर्म बराबर हैं, अगर आर्टिकल 25 को लेकर के कोई डिस्प्यूट है, अगर हरमिंदर साहिब रिजोल्यूशन को लेकर कोई डिस्प्यूट है, अगर अकाली दल को लेकर के कोई डिस्प्यूट है, या आज भी एक्सट्रीमिज्म या खालिस्तान को लेकर के कोई डिस्प्यूट है, तो बाकायदा संसद में इस पर बहस होनी चाहिए। लेकिन जहां तक मैं राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी हूं, मेरी समझ ये कहती है कि खालिस्तान का कोई फ्यूचर इस देश में नहीं है। और अगर आज भी कोई खालिस्तान के झंडे लहराता है या खालिस्तान के समर्थन में बात करता है तो वो कम से कम उसके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, क्योंकि भारत एक संघ है और कोई भी राज्य बिना संघ की मर्जी के ना उससे जुड़ सकता है ना उससे अलग हो सकता है। और ये बात कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल नंबर 1 कहता है। अगर आज कोई व्यक्ति जर्नैल सिंह भिंडरेवाले को संत कहता है तो वो भी राजद्रोह का मुकदमा झेलेगा, क्योंकि इसी जर्नैल सिंह भिंडरेवाले की वजह से पंजाब में 7 साल हिंसा हुई है, लोगों के घर लुट गए हैं। और अंत में निष्कर्ष, चरमपंथ कभी किसी धर्म को आगे नहीं ले जाता। इस्लाम में चरमपंथ आया, आप इस्लाम की हालत देख लीजिए। सिखिज्म में चरमपंथ आया, आप सिखिज्म की हालत देख लीजिए। क्रिश्चियनिटी में चरमपंथ आया था, आज आप यूरोप की हालत देख लीजिए धर्म के नाम पर। हिंदुइज्म एक ऐसा रिलीजन है जहां पे कभी चरमपंथ नहीं आया। मैं यहां पे हिंदुइज्म की बड़ाई बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूं कि ये एक ऐसा रिलीजन है यहां पे चरमपंथ कभी नहीं आया, क्योंकि चरमपंथ जिस दिन आएगा ये धर्म भी खत्म हो जाएगा। तो ये पूरी बात मैंने आपको पंजाब समस्या, खालिस्तान, जर्नैल सिंह भिंडरेवाला और ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में बताई। अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट या डिस्प्यूट इसमें होगा तो आप उसको बताइए, उसको सॉल्ट आउट किया जाएगा और फिर किसी आज़ाद भारत के किसी ज्वलंत मुद्दे की चर्चा हम लोग अब अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।